बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग सेक्शन 10 to 14 देखेंगे और जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो शेड्यूल दे रखे हैं इस एक्ट में, दैट इज शेड्यूल 1 to 4, उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 10 ये बोलता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। मतलब रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे व्हाइल डिसाइडिंग ए डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, वो इसमें दे रखा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि ये नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी, और दूसरा ऑल्दो ये सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो करेंगे। इसके बाद ये एक्ट इन्हें एनेबल करता है कि ये अपना खुद का ये प्रोसीजर डेवलप करें, खुद का प्रोसीजर बनाएं, खुद का रूल ले डाउन करें टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। लेकिन यहाँ मैंने बताया कि ये सीपीसी को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वाइल डिसाइडिंग ये डिस्प्यूट यानी कि कोई भी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे अगर इस एक्ट के अंतर्गत, तो वो एज ए सिविल कोर्ट उनके पास पावर होगा। और वो पावर किन किन बातों को लेके होगा, तो आइए देखिए। तो पहला है कि समन या किसी का अटेंडेंस करना, किसी पर्सन को बुलाना है, उसके लिए उनके पास पावर होगा। इसके बाद डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का पावर होगा। अब डिसीजन जो उनका होगा उनको रिव्यू करने का पावर होगा। इसके बाद कमीशन इशू करने का पावर होगा, और ये कमीशन इशू किस लिए होगा, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसके बाद किसी भी पिटीशन को डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट या किसी प्रोसीडिंग को एक्स पार्टी डिसाइड करने का पावर होगा। और जब इसमें ये पावर दे रखा है कि कोई भी पिटीशन को डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट करें या डिसाइडिंग एक्स पार्टी करें, तो इन दो ऑर्डर को, मीन्स ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ पिटीशन या ऑर्डर डिसाइडिंग एक्स पार्टी, इन दोनों के ऑर्डर को रिकॉल करने का पावर भी होगा। रिकॉल करने मीन्स सेट डिसाइड करने के लिए। इसके बाद अगला जो पावर है वो है कि किसी भी सूट या सूट तो नहीं होगा, किसी भी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, उसमें अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लाने का पावर होगा। और इसके अलावा ये एक रेसिडुअरी पावर दे रखा है कि एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो प्रिस्क्राइब किया जाए ऐसा कोई भी अदर मैटर वो उनके पावर में होगा। इसके बाद सबसेक्शन 2 देखिए। इसमें बोलता है कि कोई भी एडजमेंट रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं देगा। क्यों नहीं, कब नहीं देगा, जब तक कि एक उसके लिए रिटर्न एप्लीकेशन ना मिले उसे, और दूसरा एडजर्न करने का रिकॉर्डिंग, उसका रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग। सबसेक्शन 3 देखिए सेक्शन 10 का, कि जो भी प्रोसीडिंग होगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर के बिफोर, मतलब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर के सामने जो भी प्रोसीडिंग होगा उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 to 28 ऑफ आईपीसी और फॉर द पर्पस ऑफ 196 ऑफ आईपीसी, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग माने जाएंगे। इसके बाद जो रेंट कंट्रोलर जो होंगे वो सिविल कोर्ट माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी का। इसके बाद देखिए सेक्शन 11। सेक्शन 11 एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर की बात करता है। मीन्स अगर कोई ऑर्डर पास हुआ अंडर दिस एक्ट तो उसका एग्जीक्यूशन
जो है वो सेक्शन 11 में दे रखा है। तो इसका सब सेक्शन 1 ये जो है ये मोड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में पहला जो है वो है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी। देखिए, जब यहाँ अपोजिट पार्टी की बात करते हैं तो अगर आपने सीपीसी में पढ़ा होगा तो एक जिसके फेवर में जजमेंट पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं जजमेंट डेटर। ठीक है, तो यहाँ अपोजिट पार्टी मीन्स जजमेंट डेटर होगा। सेकंड है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी। थर्ड है अटैचमेंट of any one or more bank account of the opposite party and satisfaction of the amount of order to be paid from such account। मीन्स अगर अपोजिट पार्टी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके बैंक के अकाउंट को अटैच करेंगे, और जो अमाउंट मैं आगे बताऊंगा कि क्या फाइन होता है एज ए पनिशमेंट, तो उस अमाउंट को रियलाइज करने के लिए इस जो अकाउंट अटैचमेंट होगा उसे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहाँ का, ये कोई नेशनलाइज बैंक का, लोकल अथॉरिटी का, कॉरपोरेशन का या गवर्नमेंट कंपनी का, तो उसकी सैलरी एंड अलाउंस को अटैच करके जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर या किसी एडवोकेट का हो सकता है, या किसी ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल का हो सकता है, या किसी ऑफिसर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, या ऑफिसर ऑफ लोकल बॉडी का हो सकता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू द एप्लीकेंट। अब देखिए, यहाँ से एक चीज निकल के आता है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर है इस केस में क्या है कि जो जजमेंट डेटर है वो टेनेंट है। तो जजमेंट डेटर जो टेनेंट है तो इसी से हम रिकवरी ऑफ पोजीशन करेंगे और लैंडलॉर्ड को देंगे। इसका जो सेकंड सब सेक्शन है वो बोलता है कि अगर कोई रेंट कंट्रोलर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडी या पुलिस का हेल्प ले सकता है। इसका सब सेक्शन 3 बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का सब सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक अलग स्लाइड पे समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसमें 3 सिचुएशन होंगे। पहला है कि पहले ये समझिए कि एक टेनेंट को एक इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन इशू होता है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे ये इशू हुआ, इसके 3 मंथ्स के अंदर अगर इसने वैकेट नहीं किया प्रीमाइसेस को, तब क्या होगा। तो इसमें 3 सिचुएशन है। अगर ये रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है, ठीक है, तो जो जिस दिन इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन हुआ है उसके 3 मंथ के अंदर नहीं खाली किया उसने, तो इसको 2 टाइम्स रेंट पेएबल का देना होगा एज मेसने प्रॉफिट। ठीक है, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के केस में 2 टाइम्स ऑफ रेंट पेएबल देना होगा एज ए मेसने प्रॉफिट। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर ये कमर्शियल प्रीमाइसेस है और उसने 3
महीने के अंदर खाली नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन, तो इसको 3 टाइम्स देना पड़ेगा रेंट पेएबल का एज ए मेसने प्रॉफिट। अगेन एक और केस है कि अगर इमीडिएट पोजीशन देने की बात हुई है तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ रेंट पेएबल का उसको देना पड़ेगा एज ए मेसने प्रॉफिट। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसेक्शन 4। इसमें बोलता है कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होगा उसका जो डिस्पोजल होगा वो समरी मैनर में होगा और विद इन 45 डेज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी। मीन्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग का एप्लीकेशन फाइल हुआ, यहाँ पे सर्विस ऑफ नोटिस हुआ और इसके बाद ये 45 डेज के अंदर इस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को डिस्पोज करना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें ये बोलता है कि अगर इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में या जो ऑर्डर पास हुआ है जिसका एग्जीक्यूशन होना है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल हुई है या कोई अदर प्रोसीडिंग शुरू हुई है, किसके, तो ऑर्डर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन या इमीडिएट पोजीशन का है, तो उस केस में ऑटोमेटिक स्टे नहीं हो जाएगा, किसके लिए, टू पे द मेसने प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अगर रेंट कंट्रोलर ने एक ऑर्डर पास किया, इसके अगेंस्ट में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल हुआ है, तो अपील फाइल होते ही ऑटोमेटिक स्टे नहीं लग जाएगा। अगर रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास करता है टू स्टे द ऑर्डर तभी ये स्टे होगा, नहीं तो जो अपोजिट पार्टी है वो लायबल होगा टू पे द मेसने प्रॉफिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 3। और अगर ये रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर अपहेल्ड हो जाता है, मतलब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर अपहेल्ड करता है, उस केस में टोटल मेसने प्रॉफिट देना पड़ेगा, अपोजिट पार्टी देगा किसको, तो जो जिस पार्टी के फेवर में ऑर्डर पास हुआ है। अब आइए देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की। तो जो सबसेक्शन 1 एंड 2 है, सबसेक्शन 1 एंड 2 जो है वो बात करता है राइट्स ऑफ टेनेंट्स एंड राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड की रेस्पेक्टिवली। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि राइट्स ऑफ टेनेंट वो हैं जो शेड्यूल 1 में मेंशन है, सबसेक्शन 2 बोलता है राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड वो हैं जो शेड्यूल 2 में मेंशन है। इसके साथ ये दोनों सबसेक्शन ये डिक्लेयर करता है कि जो ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर है, ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, तो जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर है वो हमेशा ये देखेगा कि टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का जो रेस्पेक्टिव राइट है वो सिक्योर्ड हो। इसमें अब देखिए इस प्रोवाइजो एक है सबसेक्शन 1 और 2 का एक साथ है, ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कभी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, किस रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेंट। ठीक है, तो ऐसे में जो बेनिफिट है वो मिलेगा टेनेंट को, ये प्रोवाइजो ये बोलता है। प्रोवाइजो बी बोलता है कि अगर कभी कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में विथ रेस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफ पोजीशन, तो ऐसे में जो बेनिफिट है वो मिलेगा किसको, तो लैंडलॉर्ड को। मतलब अगर आपको याद होगा कि इस एक्ट का प्रियम्बल बोलता है कि ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट करता है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि प्रोवाइजो ये बोलता है कि बेनिफिट मिलेगा टेनेंट
कब? जब कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अबाउट रेंट, लेकिन जब रिकवरी ऑफ पोजीशन की बात हो तो वहां पे बेनिफिट मिलेगा लैंडलॉर्ड को। अब देखिए सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट की बात करता है। और अगेन ट्रिब्यूनल मीन्स रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और रेंट कंट्रोलर विल एक्ट, मतलब इस तरह से देखेंगे कि जो ऑब्लिगेशन है वो एनफोर्स हो, दोनों का ऑब्लिगेशन एनफोर्स हो। अब देखिए जो ये सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ये बात करता है कि अगर, पहले हम लोग देखते हैं सबसेक्शन 5 और 6, ये दोनों बात करता है कि अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट दोनों, मतलब 5 लैंडलॉर्ड की बात करता है और 6 टेनेंट की बात करता है। तो लैंडलॉर्ड या टेनेंट कोई भी, लैंडलॉर्ड है तो टेनेंट की, टेनेंट है तो लैंडलॉर्ड की, तो लैंडलॉर्ड या टेनेंट जब दूसरे मतलब अपोजिट पार्टी की राइट्स को अंडरमाइन या डिनाई करेंगे, ठीक है, और वो भी देखिए विलफुली, अनइंटेंशनली होगा तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन विलफुली होगा, तो विलफुली या तो अटेम्प्ट करेंगे या एक्चुअल अंडरमाइन और डिनाई करेंगे अपोजिट पार्टी के राइट्स को, जो कि मतलब इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड शेड्यूल 1 में राइट्स हैं और इन केस ऑफ टेनेंट शेड्यूल 2 में राइट्स हैं। तो ऐसे केस में ये जो अंडरमाइनिंग और डिनाइंग द राइट है वो एक ऑफेंस माना जाएगा इस एक्ट में, इस एक्ट के अंतर्गत, और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो या तो फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 या सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ये पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, या दोनों हो सकते हैं, राइट। अगला देखिए, पहले हमने राइट्स की बात की, अब सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 बात करता है कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो नेग्लेक्ट करते हैं टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, तो वो जो नेग्लिजेंस है वो इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस माना जाएगा, और उसका पनिशमेंट सेम उसी तरह है कि पनिशमेंट या तो फाइन होगा नॉट एक्सीडिंग 5,000 या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, या दोनों। अब देखिए सेक्शन 13 ये अपील की बात करता है। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो सीधा बोलता है कि नथिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब इसमें जो दिया हुआ है उसके कॉन्ट्रारी, उसके अलावा अगर ये एक लैंडलॉर्ड या टेनेंट एग्रीव्ड है कि कोई ऑर्डर जो कि रेंट कंट्रोलर ने पास किया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ फाइल होगा? तो वो अपील फाइल होगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। देखिए इसका सबसेक्शन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में इससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो सबसेक्शन है ये स्ट्रक डाउन हो गया है, कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। मैं केस डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले सबसेक्शन देखिए कि ये सबसेक्शन बोलता था कि अगर कोई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ फाइल होगा? तो बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब ये स्ट्रक डाउन हुआ है वो मैं आगे समझाता हूँ। तो ये देखिए रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर अपील होगा उसके अगेंस्ट में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास, और एज पर द एक्ट रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। किस केस में स्ट्रक डाउन हुआ है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए एक केस है राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार रानीबाला, ये 2019 का केस है, 10 दिसंबर 2019 को डिसाइड हुआ है। इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनेक्ट ए लॉ दैट टचेज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 13(2) ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्यों हुआ, इसका रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि
जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई राइट नहीं कन्फर कर सकता है स्टेचुटरी सेकंड अपील करने के लिए, और अगर ऐसा करता है तो वो अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। देखिए, और इन्होंने आगे क्या कहा कि इन व्यू ऑफ द इंट्री 65 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंट्री 46 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट लॉ विच अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स, मतलब सभी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में लॉ बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, मतलब हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के रेस्पेक्ट में भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 एंड 227 का जो जुरिस्डिक्शन है उसको वो वैरी नहीं कर सकता है। बट इट कैन नॉट इनेक्ट लॉ विच टचेज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो मेरा सेकेंड वीडियो है छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट 2011 का, उसमें मैंने कहा था कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन इस राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार रानीबाला में चूंकि वो क्वेश्चन नहीं था, वो इशू नहीं था, इसलिए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 चैलेंज हो तो वो भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। कैसे, आइए हम लोग सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 देखते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये देखिए इन्होंने क्या किया है इस सब सेक्शन 5 से, ये बोलते हैं कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स except the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136 of the Constitution shall stand excluded in respect of all matters falling within jurisdiction of the tribunal। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 226 एंड 227 के अंदर जो हाईकोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए था, और इसलिए मेरे ओपिनियन में ये सेक्शन 6 का सबसेक्शन 5 भी स्ट्रक डाउन होना चाहिए, बीइंग अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 14। ये रिपील्स एंड सेविंग की बात करता है। तो इसमें ये बोलता है कि जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है उसको रिपील किया जाता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि रिपील तो हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस एक्ट के अंतर्गत जो भी एक्ट वगैरह किए गए हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो उन्हें वैलिड माना जाएगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का थर्ड वीडियो कंप्लीट हुआ। लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे शेड्यूल्स को। शेड्यूल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ शेड्यूल में ही आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दे रखा है, प्लस उसी में दे रखा है ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो लाएं। ये आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें मोटिवेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।